नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आरओ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें देखिए कौन सा प्लेट्यू यानी कि पठार यूएस में नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं तो इसमें करेक्ट होगा किम्बरले प्लेट्यू। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, बाकी के जो हैं ये सब आपके यूएस में हैं। इसमें देखें कौन सा पठार अपने गठन यानी कि फॉर्मेशन के आधार पर अन्य तीनों से डिफरेंट है। तो बोलीविया, कोलंबिया और दक्कन, है ना, ये जो है एक प्रकार की एक्टिविटी यानी कि वोल्केनिक इरप्शंस के जो डिपोजिशन है उसकी वजह से बने हैं। ठीक है, आप जो है इसकी प्लेट्यू की संरचना जानते होंगे कि एक फ्लैट लैंड होता है, उस प्रकार की आकृति को आप जानते हैं। तो ये वोल्केनिक डिपोजिशन से बने हैं। वहीं पे अगर हम तिब्बतन जो प्लेट्यू है जो कि विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है तो इसमें कोलिजन है किसके बीच में? जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन, है ना, इनके मध्य कोलिजन के माध्यम से इसका निर्माण होता है। तो इस वजह से ये तीन अन्य से भिन्न है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे अब देखिए ये क्या है, मतलब ऐसे समझ लेते हैं, ये वेस्टर्न एरिया है। ठीक है, तो अभी ये जो इधर का ये कोस्ट हमारा है ना, मुख्य रूप से इसकी बात हो रही है, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक, कोंकण रेलवे वाला जो आप जानते हैं कि यहाँ पे लाइन एक काफ़ी पॉपुलर है रेलवे लाइन। इसमें देखिए किंग्स की घाटी है ना, इंग्लिश में किंग वैली ऑफ किंग्स कहते हैं इसको, किस देश में स्थित है। तो कुछ फेमस विश्व की जो रिवर वैलीज हैं, नदी घाटी है ना, उनको पूछा जाता है। उसमें से एक है किंग्स वैली, ये इजिप्ट में है। अब देखिए घाटियों के निर्माण के क्रम में कुछ यू आकार की घाटियां बनती हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से बनती हैं? ठीक है, तो जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, हिमनद, इनके माध्यम से इनका निर्माण होता है। घास के मैदानों के बारे में है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अक्सर सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के वगैरह के रीजन में आप देख लीजिए। और नॉर्दर्न अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको प्रेयरी कहते हैं। ठीक, दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे ठीक है। आगे है ग्रैंड चाको घास का मैदान मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है। तो ये टर्म्स ध्यान से पढ़िएगा, ये चीज़ें अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना। कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो इधर देखेंगे ईस्टर्न रीजन में अफ्रीका के जो है ऐसे कुछ आकृति बनती है। तो यहाँ पे 4 देश पाए जाते हैं। सोमालिया है, इथोपिया, इरिट्रिया और एक जिबूती, इसकी स्पेलिंग डी से शुरू होती है। 4 देश हैं, लीबिया इसमें नहीं है। इसको एक बार मैप में प्लीज देख लीजिएगा। होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, अल सल्वाडोर, ये सब देश जो हैं किस कॉन्टिनेंट में या किस एरिया में स्थित हैं? तो देखेंगे जो ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो कुछ सेंट्रल आइलैंड नेशंस हैं, है ना, ये सब वहाँ पे स्थित हैं। सी ऑप्शन देखिए, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखिए इसमें पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात हो रही है। तो ऑप्शंस में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो आप मैप में एक बार लोकेट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो है इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन है, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब एरिया यहाँ पे पड़ता है। तो उसमें पॉलिनेशिया ग्रुप में जो है ये जैसे समोआ, टोंगा, है ना, तुवालू, फिर ये जैसे ताहिती है, फिर न्यू है, वैलिस है, फ्यूटूना करके एक है, ये सब जो है उसके जो है आइलैंड नेशंस, मतलब आइलैंड पार्ट्स हैं। टिटियन जो है ये देखेंगे तो माइक्रोनेशिया वाले रीजन में नॉर्दर्न मैरिना आइलैंड जो है उसका हिस्सा है। ठीक, तो ये यहाँ से ऐसे बहुत क्लियर नहीं होगा, प्लीज़ इसको एक बार एटलस में या फिर मैप में देखिए एक बार।
इसमें देखिए खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने यानी कि उसमें कुछ जल्दी वो ख़राब ना हो, इसके लिए प्रिजर्वेशन मेथड्स यूज़ करते हैं हम। तो सबसे कॉमन कौन सा है ना? तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, बट नॉर्मली जो हम अपने घरों में क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर खाने के सामान को हीट करते हैं, है ना, जैसे दूध हो गया, है ना, या अन्य कोई चीज़ है, तो टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है, तो वो थोड़े समय के लिए जो है ख़राब नहीं होता जल्दी। यहाँ पे है कि मांसपेशियों में जो पेन होता है उससे राहत पाने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एनाल्जेसिक जो ये मेडिसिन हैं ये देते हैं, ठीक। एक प्रकार का मतलब पेन को कम करने की जो है मेडिसिन होती है, तो स्पेशली मसल जो पेन है उससे रिलीफ के लिए उसको देते हैं। तो इन सारे का चूँकि देखिए यूजेस जो है वो अलग अलग होता है, इनको भी एक बार डिटेल में देखें। यहाँ पे देखें इसमें से ट्रैंकुलाइज़र दवा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रैंकुलाइज़र मेडिसिन ऐसी होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनको देखना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, उसको दूर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, उस कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइपरटेंशन है ना, या फिर जो और मस्तिष्क विकार होते हैं उसको दूर करने के लिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक तरीके से रिलेटेड होते हैं, उस केस में एक पॉपुलर दवा है वैलियम, इसको देते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड। इसमें देखिए कौन सा कृत्रिम मधुरक प्रथम संशोधित शर्करा है ना। तो खाद्य पदार्थों को मुख्य रूप से मीठा करने के रूप में, है ना, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसी में एक मॉडिफाइड शुगर जो सबसे पहले बनाया गया, जिसका काफ़ी पॉपुलर रूप से यूज़ होता है, वो क्या है? सुक्रोलोज। इसमें देखें सोप यानी कि साबुन का हमको बताना है केमिकल रूप जो है क्या होता है। तो केमिकली देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना के लॉन्ग चेन्स होते हैं, यहाँ पे सॉल्ट्स के रूप में होते हैं इसमें पोटेशियम और सोडियम, ठीक। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड और सोडियम सॉल्ट, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखें किस कांच का उपयोग चश्मे के लिए किया जाता है जो यूवी किरणों को अवशोषित करता है ना, यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करता है। क्रुक्स ग्लास, है ना, जैसे कि गर्मियों में आपने देखा होगा ऐसे चश्मे पहने जाते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, क्रुक्स ग्लास में होता है सीरियम ऑक्साइड, है ना, जो शार्पली ऑब्जॉर्व करता है यूवी रेज को और आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से सनलाइट के। देखें अब एग्रीकल्चरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, उसमें उपलब्ध पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा बी विकल्प, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब इसमें हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर बनाना हो तो किससे प्राप्त कर सकते हैं हम, है ना। तो जितने भी जैसे अब एनिमल मटेरियल्स है ना, यानी कि जो उनके वेस्ट होते हैं जैसे गोबर वगैरह हो गया, तो हम उससे क्या होता है ऑर्गेनिक मन्यूर बना लेते हैं, ठीक। और ये प्लांट मटेरियल तो ये भी जो है ना, जो उसके अवशेष बचते हैं उससे भी जैविक खाद बन जाती है। बट कार्बन उत्पाद जो है, कार्बन मटेरियल्स, इससे हम एक तरीके से ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकली जो हम फर्टिलाइजर्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो बना सकते हैं। तो सिर्फ पहला और दूसरा चुनेंगे हम। इसमें देखें ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसके माध्यम से या उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, ठीक। तो यहाँ पे मेथेमोग्लोबिनेमिया, ये देखिए पूरा नाम है, ये होता है, ये किसका दूसरा नाम है? ब्लू बेबी सिंड्रोम का, ठीक, ध्यान रखें। इसमें देखें किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र की सुधारों की जांच की और सुझाव दिया, है ना। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये एम नरसिम्हन, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी जो है बनाई गई थी। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। तो एक 91 में बनी थी जो है, और उसके बाद एक 98 में भी नरसिम्हन कमेटी थी, दूसरी रिपोर्ट दी थी, उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में क्रिकेट में सुधारों की सिफारिश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लोढ़ा समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, इनकी अध्यक्षता में बनी थी कमेटी क्रिकेट रिफॉर्म्स के लिए 2015 में।
नेक्स्ट है मीरा सेठ समिति जो है, इसमें से किस विषय के विकास से संबंधित थी? तो भारत सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो है मीरा सेठ की अध्यक्षता में हैंडलूम डेवलपमेंट के लिए, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1997 में, जिसमें ये बताया था कि एक नेशनल लेवल पे जो है नेशनल हैंडलूम फंड बनना चाहिए, लगभग 500 करोड़ का उस समय के रिकमेंडेशन इन्होंने बताया था। इसमें देखें RN मल्होत्रा समिति 1993 में जो बनी, किससे संबंधित थी? तो इसमें इंश्योरेंस सेक्टर जो है इसमें रिकमेंडेशंस और रिफॉर्म्स के संदर्भ में ये बनी थी। RBI के पूर्व गवर्नर ये भी थे, है ना, RN मल्होत्रा, इनके अध्यक्षता में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं कि इसमें सही को चुनना है हमें। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था इस डायनेस्टी का 1320 AD में, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है इसका मकबरा जो है दिल्ली में पुराना किला के निकट है, ये गलत है। ये देखेंगे कि तुगलकाबाद फोर्ट जो है उसके बैंक्स पे है, पुराना फोर्ट नहीं है, ये तो हुमायूं वाला था। ठीक, ये गलत हो जाएगा। फिर है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, तो ये भी बात ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, खिलजी डायनेस्टी के दौरान देखेंगे तो इसका गवर्नर था यहाँ पे पंजाब रीजन में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें है, इसमें से किसके निधन पर यानी कि डेथ होने पे बदायूनी जो फेमस लेखक रहे, इनके बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। तो ये स्टेटमेंट यूज़ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसमें देखें मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मुल्तान, है ना, जो पाकिस्तान का रीजन है, वहाँ पे शाहू अफगान का विद्रोह हुआ था, तो उसका ईयर बताना है। तो देखिए कई सारे, मतलब इसके टोटल रेन में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक में तो कुल 34 ऐसे विद्रोह रहे जो फेमस हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा देखेंगे तो कुल साउदर्न इंडिया के रहे थे, जिसमें कुल उनके नंबर ऑफ थे 27। तो ये सब चीज़ें बेसिक ध्यान रखेंगे। उसी में से एक जो ये मुल्तान वाला पूछा गया है तो ये 1341 में हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन ए। देखिए ये अभी आपको ऊपर ही बताया कि सबसे ज़्यादा भारत के किस क्षेत्र में हुए थे, तो ये साउथ इंडिया में, है ना, 27। अब देखिए फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में कई सारे टैक्सेस जो है हटाए गए थे, है ना। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि फूलों की बिक्री करने पर उस समय कौन सा टैक्स लगता था जो इसने हटाया था? तो गुल फरोशी था जो फूलों पे लगता था। अमीर तरफ जो है ये उसका होता था एक प्रकार का एंटरटेनमेंट टैक्स। और रोग नगरी जो है ये होता था ऑयल बनाने पे। ठीक, और अब्बाब एक प्रकार का जो है सेस होता था जो उस पे लगता था, मतलब निकाह यानी कि शादी वगैरह पे। इसमें से किसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था? तो गाजी मलिक पॉपुलर कौन था इस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट देखें इसमें किस दिल्ली के सुल्तान ने, दिल्ली डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं अभी लगातार, तो इसने टोकन करेंसी जो है स्टार्ट की थी, जो वर्तमान अभी पेपर करेंसी जो चलती है ना, इसी का एक रूप मान लीजिए अर्लीस्ट टाइम में। तो टोकन करेंसी चलाया था इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये एक प्रकार से देखेंगे तो कुछ चीप मेटल से बनती थी, इसमें गोल्ड और सिल्वर वगैरह से नहीं था ये। ठीक, टोकन करेंसी था, लेकिन ये इनका जो कह लीजिए एक टेस्ट रहा, ये सफल नहीं था, है ना, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट। फिलहाल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु तुर्की के गुलाम एक जिसका नाम था तगी, इससे लड़ते हुए हुई थी? तो एक स्थान था इधर सिंध रीजन में, थट्टा, है ना। इसका जो ये एक्सपेडिशन था जो है माना जाता है कि सल्तनत काल के इतिहास का सबसे अव्यवस्थित अभियान था, तो उसी के बारे में बात हो रही है। इसमें देखिए नवंबर 2022 तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कितने राजनीतिक दलों को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, तो नेशनल और रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, ये सब क्लासिफिकेशन होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो नेशनल पार्टीज हैं कुल अभी 8। इसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बना था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंग्रेजी को सह राज्य भाषा का दर्जा देता है, यानी कि ऑफिशियल
एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन चूंकि वर्क किस में होता है, हिंदी में है ना, हिंदी लैंग्वेज है और उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो देवनागरी होती है। तो उसी में यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया 63, उसमें इंग्लिश को भी जो है यहाँ पे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए बताया गया। और ये प्रावधान जो है 343 आर्टिकल में जो है उसके रेफरेंस में है। तो थोड़ा इस आर्टिकल की डिटेल देखिए एक बार। नेक्स्ट है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। विकल्प ए जो है करेक्ट होगा। इसमें देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य को कानूनी रूप से अपने राज्य में बोली जाने वाली एक या अधिक भाषा को हिंदी के साथ अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कहा गया है, ठीक। यानी कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यूज़ होगी ही, उसके अलावा जो रीजनल लेवल पे लैंग्वेजेस हमारे अलग अलग स्टेट्स में बोली जाती है उसको भी ऑफिशियल पर्पस के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोविज़न है आर्टिकल 345 में। डी को चुनेंगे। इस रेफरेंस में देखें तो उत्तर प्रदेश में जैसे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक, 1951 से बनी। लेटर ऑन 1989 में उर्दू को भी बनाया गया है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएंगे। तो किस आर्टिकल के प्रावधानों के तहत हुआ ये 345 में, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा चीज़ों को कनेक्शन के साथ पढ़ा करिए। अब इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम है उसके कितने टीयर्स हैं, है ना, स्तर कितने होते हैं, ठीक। तो 3 स्तर होते हैं, ठीक। एक ब्लॉक होता है, एक विलेज लेवल हो गया, एक जिला लेवल हो गया। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायत राज को परिभाषित करता है। तो पंचायती राज को डिफाइन करने वाला जो आर्टिकल है पार्ट 9 में, जो कि पंचायत वाला है, 243। अब देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें शहरी क्षेत्रों में, तो जो नगर पालिका होती है ना, तो उसके सभी सदस्य जो होते हैं तो किस प्रकार से इलेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर म्यूनसिपैलिटी के एरिया के लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब देखिए अगर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट, है ना, कब इस्टेब्लिश हुआ, किस स्थल पे भारत में। तो पहला नगर निगम बनाया गया था जो है पोस्ट, मतलब कह लीजिए प्री इंडिपेंडेंस 1688 में। कहाँ पे, मद्रास में, ठीक। ये करेक्ट हो जाएगा। लेटर ऑन देखेंगे तो बॉम्बे और कलकत्ता में फिर इस्टेब्लिश किए गए थे 1726 में। इन चीज़ों को भी हो सके तो ध्यान रखें। 1989 में इसमें से किस कमेटी ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ यानी वही पंचायत लेवल की जो बॉडीज़ हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आगे आप देखते हैं ना कि 73rd अमेंडमेंट में मिलता है, 73rd और 74th में। तो ये रिकमेंडेशन दी थी पी.के. थुंगन कमेटी ने, ठीक। इसमें देखिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स जो हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट में स्थित हैं। तो खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये तीनों ही हिमाचल प्रदेश में हैं। इसमें देखें जो ऑप्शंस हमारे पास लिखे हुए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, तो दक्षिण से उत्तर में उनके स्थान के संदर्भ में हमें क्रम देखना है ना। तो अब ये बेसिकली लोकेशन बेस्ड है। सबसे साउथ में है ये भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, तो सबसे नीचे हो जाएगा साउथ में ये, तो यानी कि 2 नंबर हमारा पहले आ जाएगा, ठीक। उसके बाद है सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, ये हो जाएगा यानी कि 3rd नंबर। फिर आएगा ये पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और जो शिकारी देवी है ये आपका वहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊपर, तो डी विकल्प बनेगा। इसको मैप में एक बार हो सके तो देख लीजिए। इन ऑप्शंस में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो स्टेट ऑफ बिहार में जो हैं वो बताना है। तो वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध, ठीक है, ये चारों ही हैं। इनके रेस्पेक्टिव स्टेट्स एक बार देख लीजिएगा, सॉरी रेस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो। इसमें गलत को चुनना है। देखिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट जो क्रोकोडाइल था, ठीक, उसको स्टार्ट किया गया था उसके कंजर्वेशन के लिए 1975 में, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये विश्व मगरमच्छ दिवस मनाते हैं 17 जून को, ये भी ठीक है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखें कुछ प्रोजेक्ट लिखे हैं और कंजर्वेशन है ना एनिमल्स का, तो उनके
प्रोजेक्ट्स का शुरू होने के क्रम में उनको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें जो ये गिर लायन प्रोजेक्ट था 1972 में शुरू हुआ था, है ना, शेर परियोजना, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में। फिर मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो है ये इसको स्टार्ट किया गया था 1976 में। और जो ये राइनो कंजर्वेशन था, तो राइनो विज़न एक डॉक्यूमेंट आया था इसी रेफरेंस में 2020 ईयर के लिए, तो इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। ठीक है, राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो सब एकदम क्रम सही है, 1 2 3 4। इसमें देखें अक्टूबर 2022 तक कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। तो यूनेस्को का जो ये वाला लिस्ट है इसमें कितने शामिल हैं। देखिए पहले बात तो ये कि इंडिया में जो कुल बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या है वो 18 है। ठीक, तो इस 18 में से कितने जो हैं ये यूएन के इसमें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं, जरा ये हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, और इसी के साथ यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। ठीक, इसको कमेंट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।